गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यस तमाम तरह के सुझावों को हमारे प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे इस लेख से संबंधित हो या फिर कोई और हो, चाहे मुझसे संबंधित हो, सारी चीज़ों के लिए आपका तहे दिल से स्वागत। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मुक्ति के इंतज़ार में तिब्बत। जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी और गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक डिजिटल स्ट्राइक किया, ठीक है, वो बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है भारत जैसे देश को। क्योंकि आप देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है उसमें कह रहा है कि चाइना कह रहा है कि मैं सारी बातों को लेके जाऊंगा कि जो वाणिज्यिक समझौता है भारत कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन कर रहा है। तो अब इस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं कि जो हमने डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से 59 एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन किया है वो कुछ हद तक अच्छा साबित होने वाला है। यदि किसी को इससे आपत्ति है या इसके बारे में कोई और जानकारी वो देना चाहता है तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गलवान घाटी में पूर्वी लद्दाख के जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से जो कंट्रोवर्सी चल रही है अब ये ख़त्म हुई भी नहीं कि पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान जो है चाइना से पूर्वी लद्दाख में हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, उधर पश्चिमी जो लद्दाख है वहाँ पे जो पाकिस्तानी आर्मी है किस प्रकार से काराना हरकतों का परिचय देते हुए वहाँ से गोलाबारी चला रही हैं। तो ऐसे में आज ये बताया जाएगा कि किन किन आधार पर भारत जैसा देश, और सबसे जो मुख्य मुद्दा है किस मुद्दे को स्टैंड करके भारत जैसा देश वैश्विक स्तर पर चाइना जैसे देश का जो दोगला चरित्र है उसको एक्सपोज कर सकता है, दुनिया के सामने रख सकता है। उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इसे लिखा है नीरज माधव जी ने, और देखिए लिखा है मुक्ति के इंतजार में तिब्बत, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तिब्बत जब एक बफर स्टेट के रूप में भारत और चीन के बीच एक स्वतंत्र राष्ट्र था तब तक भारत के साथ चीन का सीमा विवाद न के बराबर था। सोचिए, जब एक बफर स्टेट के रूप में था तब हमारा कभी भी चाइना जैसे देश के साथ जो है कि सीमा विवाद कभी नहीं हुआ। पर जैसे ही चाइना जैसे देश ने तिब्बत की संप्रभु ख़त्म करके उसे अपने कब्ज़े में ले लिया, उसके ऊपर ऑक्युपाइड कर लिया, उसके बाद दोस्तों चाइना जैसा देश अरुणाचल प्रदेश भी मांगता है, उड़ीसा मांगता है, हिमाचल मांगता है, उत्तराखंड मांगता है। कभी कभार मन करता है कि भैया आओ, तुम आओ पूरा देश ही ले लो, तब हम बताएंगे हम क्या करेंगे। और उसके बाद हम भी अपनी परिकल्पना बनाएं अखंड भारत का कि पूरा तुम्हारा चाइना ही ले लें। लेकिन जब से चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के चलते तिब्बत जैसे शांति प्रिय राष्ट्र को हड़प लिया तब से वह भारत की सीमाओं में घुसपैठ की चेष्टा करने लगा। अब तो वह अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करते हुए उसे दक्षिणी तिब्बत का नाम देने लगा। सोचिए, अभी हमारे देश किसी भी कोई भी शासनाध्यक्ष हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, डिफेंस हो, चाहे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हो, कभी किसी विजिट के लिए चले गए, किसी दौरे के लिए चले गए तो चाइना जैसा देश खेद जताता है कि आप अरुणाचल प्रदेश में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये मामला अभी पेचीदा है। जिस प्रकार से वो दावा ठोक रहा है, तो सोचिए, मतलब एक जो अपना उसका विस्तारवादी की जो सोच है उसकी मानसिकता पूरी तरह से झलक रही है और लोगों तक ये बातें पहुंच भी रही हैं कि जो चाइना जैसे देश का जो उद्देश्य बस वही है कि अपने क्षेत्रों का विस्तार करें और अगल बाजू की जो भी राष्ट्र है ना उनको हड़प लिया जाए। और ऐसे तमाम तरह के देश हैं पूर्वी एशिया में जो उससे बुरी तरह से पीड़ित हैं, ठीक है। चीन के अतिक्रमणकारी रुख को देखते हुए समय आ गया कि भारत भूल सुधार करे और तिब्बत के पक्ष में आवाज़ उठाए। उसे इसकी भी कोशिश करनी चाहिए कि विश्व समुदाय भी उसके साथ अपनी आवाज़ बुलंद करे। वैसे भी तिब्बत की मुक्ति का मुद्दा आज भी जीवंत है। चीन अधिकृत तिब्बत में रहने वाले अधिकांश तिब्बती दुनिया से बिल्कुल अलग थलग करके रख दिए गए हैं, फिर भी दूसरे देशों में रहने वाले तिब्बती उनकी मुक्ति साधना यानी फ्रीडम मूवमेंट की ताकत बने हुए हैं। तिब्बत के अंदर तो आप किसी प्रकार का मूवमेंट आंदोलन नहीं कर सकते चाइना जैसे देश के खिलाफ। अगर करते हैं तो दिन दहाड़े आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, आपको गोली मार दी जाएगी, ठीक है, बिकॉज वो कम्युनिस्ट कंट्री हो गई है।
या फिर कहीं कम्युनिस्ट कंट्री के द्वारा उसे ऑक्युपाई कर लिया गया है। तो दोस्तों, पर जो लोग अन्य देशों में एज अ रिफ्यूजी, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने देश लौटूं, अपने मदरलैंड के लिए लड़ूं। पर दोस्तों, देख सकते हैं कि चाइना जैसा देश पूरी दुनिया की नज़रों में, पूरे वैश्विक जो फेडरेशन है उनकी नज़रों में धूल झोंके दशकों से उस पर कब्जा करके बैठा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून फलाना ढिकाना तिनका कोई मतलब नहीं है। क्या उन्हें ये बात नहीं दिखाई देती है कि तिब्बत के लोग किस प्रकार से वहाँ पे जी रहे हैं? कैसे आज के माहौल में, आज के परिवेश में कैसे कोई देश दूसरे देश पे कब्जा करके वहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है, शासन करने लगता है? ये तो गलत है। तो क्या ये जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनको नहीं पता है? उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे करेंगे? जो फंड होता है ना, जो डोनेशन होता है, वो भारी मात्रा में देता है, बैकडोर से भी पहुंचाता है चाइना जैसा देश। ठीक है। 10 मार्च तिब्बत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है। यह तिब्बत की सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक विरासत लूट जाने का दिन है। सोचिए, यह भयंकर रक्तपात और जनसंहार के बाद तिब्बतियों की अहिंसक मुक्ति साधना के प्रारंभ का दिन है। तिब्बती दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में इसलिए हैं कि उन्हें एक दिन अपने आज़ाद राष्ट्र तिब्बत में जाना है। हर 10 मार्च को क्रांति की लौ थोड़ी और प्रज्वलित हो उठती है। किसी भी स्वाधीनता आंदोलन की गति है वो होती है कि हर अगला आंदोलन पिछले से बड़ा होता जाता है जब तक कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर ले। भारतीय समेत दुनिया के तमाम लोगों का एक बड़ा वर्ग तिब्बत के पक्ष में है। भारत की तो मुक्ति कामी राष्ट्रों के आंदोलन में सहयोग देने की प्राचीन परंपरा ही रही है। भारत के राजनीतिक वर्ग, यहाँ के समाज को इस परंपरा की ऊर्जा देनी चाहिए। हालांकि भारत से गलतियां कहाँ हुई हैं इस पर भी विचार करना आवश्यक है। जिस समय 24 अक्टूबर 1950 को पीकिंग रेडियो ने उद्घोषणा की कि चीन की लिबरेशन आर्मी तिब्बत में बढ़ रही है, उसी समय भारत को भी सतर्क हो जाना चाहिए था। हमें नई नई अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली थी। ऐसे में तिब्बत की सहायता कर उसे बफर स्टेट के रूप में बनाए रखना भारत की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक था। जो दोस्तों आज हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो उन्होंने कर दिखा, डोकलाम जैसे मुद्दे पे जानते हैं क्या हुआ था? चाइना जैसा देश का जो देश था, जो मंसूबा था, वो यही सोच रहा था डोकलाम जैसे मुद्दे के इशारे, पहले डोकलाम रीजन को अपने कब्जे में किया जाए, उसके बाद भूटान जैसे देश की संप्रभुता ठीक उसी तरह लूटा जाएगा जिस तरह सबने तिब्बत को लूटा, नोचा, बर्बाद किया, वहाँ के लोगों को दिन दहाड़े फांसी पर लटका दिया। यही कारण था। पर दोस्तों, अगर मैं एक रूप में कहूँ तो भूटान हमारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक सारे दृष्टि से हमारा बहुत पुराना संबंधी है, रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है। यदि आप अपने मित्र, अपने दोस्त का यदि आप मदद नहीं कर सकते हैं तो कल को जो व्यक्ति आपके पड़ोसी को लूट सकता है ना, वो आपको भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए यदि आपके पड़ोसी से लाख आपकी समस्याएं हों, पर यदि आपको लगता है कि यदि नेशनल सिक्योरिटी या फिर इसके हितों को नुकसान पहुंचता तो मुझे भी पहुंचेगा, तो ऐसे में आपको उसके लिए, उसके मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ आज जैसे हमने दशकों तक रक्षा किया नेपाल जैसे देश का, भूटान जैसे देश का। आज नेपाल के पास कुछ नहीं है, बस नेपाल को उकसाया जा रहा है। ठीक है। नेपाल के इस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको चाइना के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। 1947 के बाद जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तब तक डॉक तार और व्यापार का सिलसिला भारत का तिब्बत के साथ था। अधिकार पूर्वक भारत तिब्बत की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता था, परंतु उसने मौन साध लिया। उसे कम से कम अपनी कूटनीतिक प्रयास तो तिब्बत के पक्ष में करनी ही चाहिए थी। पूरा विश्व समुदाय भी मौन रहते हुए तिब्बत जैसे शांत राष्ट्र को चीन का भक्ष बनते देखता रहा। ठीक उसी तरह दोस्तों, एक कल्पना करिए, आपके गांव में कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आता है, आपके गांव के एक परिवार को बुरी तरह मारता है, बस इसलिए मारता है क्योंकि वो उसके ज़मीन पर कब्जा कर सके।
और आप क्यों नहीं बोले ये समझ में नहीं आ रहा, आपने क्यों नहीं बोला। ठीक है, और वो कब्जा करके आज भी बैठा है। ठीक वही काम किया है चाइना जैसे देश ने तिब्बत के साथ। अब है पूरा विश्व समुदाय भी मौन रहते हुए तिब्बत जैसे राष्ट्र, शांत राष्ट्र को चीन का भक्ष्य बनते देखा गया। देख सकते हैं संभवतः सबके अपने चीन के साथ निहित स्वार्थ थे। जिस समय 1959 में तिब्बत की बहादुर जनता ने वहाँ एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया, उस समय भारत जैसे बड़े देश को चाहिए था कि वह विश्व जनमत जागृत करके तिब्बत के पक्ष में राय कायम करता, ऐसे देश को एकजुट करता जो चीन की साम्राज्यवादी नीति से स्वयं के लिए खतरा महसूस कर रहे थे। तो आप अपने विचार ज़रूर शेयर करिए कि आज आवश्यकता है कि नहीं है। जो कंट्रोवर्सी चल रहा है चाइना जैसे देश के साथ भारत का, तो ऐसे में शक्ति के साथ इस बात को वैश्विक स्तर पर उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए कि तिब्बत की संप्रभुता कहाँ है, तिब्बत के लोग कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये आवश्यकता नहीं है इस पर चर्चा करने की, बहस करने की, या फिर इसे वैश्विक स्तर पर इस बात को ले जाने की कि चाइना जैसा देश आखिर कहाँ जाना चाहता है, अपने ही पड़ोसियों को किस प्रकार से लूट रहा है। मैं बता दूं आपको, जिस तरह से 59 एप्लीकेशंस को बैन किया गया था, हमारे ही देश के युवा लड़के लड़कियां जो हैं किस प्रकार से बड़ा क्रिटिसाइज़म होता है ना, क्रिटिसिज्म कर रहे थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, मोदी हमने तुझे क्यों बना दिया। मेरे भाई हमारे ही देश से रेवेन्यू जनरेट करके ले जाते हैं अपने देश में, उसके बाद हमारे ही देश के खिलाफ हथियार बनाते हैं और हमारे ही खिलाफ, हमारे देश के जवानों के खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या बताएं हम आपको। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता है चाइना जैसा देश भारत के साथ, क्योंकि दुनिया में भारत बहुत बड़ा बाज़ार है। ठीक है, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से देखें जाए, चाहे जिस तरह से हमारे देश की जनता पूरी तरह से निर्भर है और थी उनके चाइनीज़ प्रोडक्ट पर, दुनिया है। तो ऐसे में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि बैन करने का बहुत ज़्यादा इसका सार्थकता नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे देश में भी इसका कुछ नुकसान होगा। तो ऐसे में क्या है कि पहले हमें विकल्प दें, ठीक है, उससे बेहतर ना रहें, कम से कम उसके साथ लड़ तो सकें। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र 1959 से 60 और 1965 में प्रस्ताव पारित करके चीन द्वारा तिब्बती लोगों के दमन की कड़ी आलोचना कर चुका है। भारत में भी कई बार सदन पटल पर यह मुद्दा लाया जा चुका है। अमेरिका की सीनेट ने 1991 में तिब्बत को चीन द्वारा गुलाम बनाते हुए देश के रूप में मान्यता देते हुए तिब्बतियों की मुक्ति साधना का समर्थन किया, लेकिन इन सब का चीन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। मैं आपको बता दूं, आज भारत जैसे सरकार को ऐलान करना चाहिए कि भारत सरकार दलाई लामा को, जो रिलीजन टीचर हैं बौद्ध के, उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। जब भारत जैसा देश भारत रत्न की मांग करेगा और ये बातें वैश्विक स्तर पर रखेगा, मैं क्यों इस नेता को, इस धर्म गुरु को भारत रत्न दे रहा हूँ। इस बात को इतना ज़्यादा फैलाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए कि लोगों को पता चले कि एक ऐसा धर्मगुरु जिसे भारत जैसा देश, जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, वो तिब्बत के धर्मगुरु को भारत रत्न दे रहा है। और वहीं जो तिब्बत के धर्मगुरु है, किस प्रकार से एक मतलब दशकों से अपने ही देश से भागकर दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में अपने देश को चाइना से अलग आज़ाद करने के लिए न्याय मांग रहे हैं, वैश्विक गुहार लगा रहे हैं, पर आज तक कोई इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो एक तरह अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है उसको भी लोगों के सामने रखना चाहिए कि किस उद्देश्य इनको बनाया गया है और ये किस उद्देश्य के लिए यहाँ पे हैं, ये कैसे किसी देश की संप्रभुता को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इस बात को भी रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। केवल आलोचना निंदा से अहंकारी चीन पर असर पड़ने वाला नहीं है, वह प्रारंभ से ही विस्तारवादी देश रहा है। आसपास के देशों के भूभाग पर कब्जा करने की उसकी मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है। तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिणी मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग आदि के साथ अब वह नेपाल, भूटान जैसे देशों पर भी अपने नज़रें गड़ाए हैं। 1949 में चीनी शासक माओ ने दक्षिण एशिया
के संबंध में एक टिप्पणी की थी कि तिब्बत हमारी हथेली है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश हमारी उंगलियां हैं। माओ की ये साम्राज्यवादी घोषणा तभी से चीन की दक्षिणी एशियाई नीति का आधार बनी हुई है। आज भी चीन ने जिस सीमा को भारत चीन सीमा का नाम दिया, वास्तव में भारत सीमा है, वास्तव में भारत तिब्बत सीमा है। 1950 में चीन ने तिब्बत के पूर्वी क्षेत्र पर हमला किया और धीरे धीरे 1959 तक उसकी सेना ने पूरे तिब्बत को अपना उपनिवेश बना लिया। इसी के तुरंत बाद चीन ने भारत के एक विशाल भूभाग पर भी अपना दावा जताना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम था 1962 का भारत चीन युद्ध। सोचिए, अगर जो बफर स्टेट के रूप में जिस हम देश को जानते हैं, यदि चाइना जैसे देश का हम तभी जो उसका मंसूबा था, जो उसका उद्देश्य था, वैश्विक दुनिया के सामने यदि हम उसके मंसूबे को रखते हैं, तो आज चाइना जैसा देश तिब्बत के संपूर्ण भाग पर काबिज नहीं होता। और आज यही कारण कि दोस्तों, विरोध न करने की वजह से तिब्बत के पूरे भाग पर कब्जा करने के बाद अब हमारी सीमा से भी वो तमाम तरह की डिस्प्यूट कर रहा है। किसी भी देश की जनता को लंबे समय तक दबा कर नहीं रखा जा सकता। किसी भी आक्रोश को जितना दबाया जाता है, उसका उभार उतना ही विस्फोटक होता है। तिब्बत एक बड़ा भूभाग है जिसकी अपनी पृथक राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक अस्मिता रही है। वहाँ के लोगों के रहन सहन का अलग ढंग है जो चीनियों से मेल नहीं खाता। 80% से अधिक वे भारतीय रीति रिवाजों और रहन सहन के करीब हैं, इसलिए भारत को भी अपना गुरु देश मानते हैं। यह संबंध बौद्ध धर्म को अपनाने के काल से बहुत पीछे तक जाता है। दमनकारी शासन के शिकंजे में रहते हुए विदेशी शासन से मुक्ति की चिंगारी अभी भी तिब्बत में शेष है। रत्नगर्भा धरती की कोख से उगे पहाड़ों सा संकल्प शेष है। समय की गूंज आकुल है, अब निकलने को तिब्बत, स्वतंत्र तिब्बत। तो दोस्तों, इस एडिटोरियल का जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य यही है कि भारत जैसे देश को वो सारे प्रयास करने चाहिए जिसके माध्यम से तिब्बत जैसे देश के साथ जो दशकों से, जो 1950 से जो भी हो रहा है, वो सारी बातें वैश्विक स्तर पर लोगों को पता चले। उसके स्वतंत्रता के लिए भारत जैसे देश को अग्रिम लड़ाई लड़नी चाहिए। उनके जो धर्म गुरु हैं उनको बुलाकर भारत जैसे देश में एक विशेष सम्मान का आयोजन करना चाहिए कि लोगों की आंखें खुले, लोगों को पता चले कि उसकी पॉलिसी क्या है, जो उसकी एक सोच है साम्राज्यवाद की, वो किन किन राष्ट्रों को निगलना चाहता और कौन कौन राष्ट्र को निगल चुका है। तो दोस्तों, इस बात को रखना चाहिए। तो आज का उद्देश्य यही था। यदि आपको मेरे द्वारा जानकारी दी गई अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करिए। और यार, आप लोग अपना प्रेजेंट थोड़ा सा होता है ना, प्रेजेंस हैं कि नहीं आप हैं, तो कम से कम हाजिरी लगा दिया करिए। यस सर, नो सर, ठीक है, गुड मॉर्निंग, कुछ भी बोल दिया करिए, अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं घर पे, फिर भी मैं स्पेशली वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस गुड मॉर्निंग बोल देते तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बाय।